हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव का उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम पढ़ रहे थे। और आपको याद होगा कि हमने जो नेफ्रॉन के भाग सारे देख लिए थे, जिसमें समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, संग्राहक नलिका और हेनले का लूप, और उन सब संरचनाओं को देखकर फिर हमने उनके कार्य को पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा था समीपस्थ नलिका के क्या क्या कार्य थे। तो मैंने आपको बताया था कि समीपस्थ नलिका होती है वो लगभग 70% भाग का है वो पुनरावशोषण कर लेती है। और मुख्य रूप से किन किन भागों का वो पुनरावशोषण कर लेती है? एक तो पानी का, एक बाइकार्बोनेट आयन का, और उसमें कुछ पदार्थों को डालती भी है, यानी स्राव भी करती है। तो स्राव किस किस का करती है? हाइड्रोजन आयन का करती है, और अमोनिया का है वो स्राव करती है। फिर हमने हेनले लूप की स्ट्रक्चर देखी थी इस प्रकार की। मैंने आपको बताया था कि हेनले के लूप के अंदर द्रव इस प्रकार है, वो नीचे आता है और वापस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर उसकी सांद्रता अधिकतम होगी, यहाँ पर सांद्र है वो कम होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो भुजा होती है जिसमें द्रव नीचे की ओर जा रहा है, इसको हेनले लूप की अवरोही भुजा कहा जाता है। और ये जो जिसमें द्रव ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसको क्या बोला जाता है? आरोही भुजा कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपको पता होता है कि घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोला जाता है और बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम बोला जाता है। सेम वही प्रोसेस इसमें होगा कि जो द्रव नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर जाते हुए जो परत, जो भाग हेनले लूप की जो भुजा लेकर जा रही है उसको बोलेंगे अवरोही भुजा, और जो ऊपर लेकर जाती है उसको क्या बोला जाता है? आरोही भुजा बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, हेनले लूप के अंदर द्रव जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वो सांद्र ज्यादा होता जाएगा। अब आप किसी विलयन को अगर सांद्र करना चाहते हो तो या तो उसमें से पानी निकाल लो, या उसमें क्या कर दो? आयन डाल दो। तो हम क्या करेंगे? इस विलयन में से पानी को निकाल लेंगे। तो पानी निकलने से क्या होगा? ये विलयन सांद्र होगा। यहाँ पर इसकी सांद्रता थी 300, यहाँ पे हो जाएगी 400, और यहाँ पे जाते इसकी सांद्रता हो जाएगी 1200। विलयन अधिकतम सांद्र जो निस्यंद चल रहा है, अधिकतम सांद्र किस स्थान पर होगा? हेनले लूप के सबसे नीचे वाले भाग में होगा। फिर जब ये वापस द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा तो वापस तनु होता जाएगा। तो आप विलयन को तनु कब करोगे? या तो उस में पानी डाल दो या उसमें से आयन को निकाल दो। तो देखिए, जो हेनले लूप की अवरोही भुजा होती है ये जल के लिए पारगम्य होती है, ये जल को आने जाने दे सकती है। लेकिन जो आरोही भुजा होती है ये जल के लिए पारगम्य नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो आप पानी को निकाल लो, या तो आप पानी को डाल दो, और या आप आयन को निकाल दो। तो हम पानी तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये भुजा अलाउ नहीं कर रही है पानी डालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से आयन को निकाल लेंगे। तो यदि किसी विलयन में से आयन निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। और पानी निकल जाता है तो वो क्या होता है? सांद्र हो जाता है। इस भुजा में हमने पानी निकाल लिया अंदर से, तो ये नीचे की ओर जा रहा हुआ सांद्र हो गया। वापस ऊपर चढ़ा तो हमने आयन को निकाल दिया, तो ये वापस तनु हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसकी सांद्रता 1200 थी, यहाँ पर वापस 400, यहाँ पर वापस 300 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो तनु विलयन की जो सांद्रता है वो अधिकतम किस स्थान पर रहती है? हेनले के रूप में रहती है। मैंने आपको परिभाषा भी लिखाई थी कि वे नेफ्रॉन जिनके अंदर हेनले लूप बहुत बड़े होते हैं उनको मध्यांशी नेफ्रॉन कहा जाता है, और वो नेफ्रॉन जिनके अंदर हेनले लूप है वो छोटे होते हैं उनको वल्कुटीय नेफ्रॉन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो हेनले लूप है वो आपके मध्यांश वाले भाग में रहता है, किडनी के अंदर। और जो नलिकाएं हैं, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, संग्राहक नलिका, वो रहती है वल्कुट वाले भाग में, कॉर्टेक्स वाले भाग में। अब जिसके अंदर अगर हेनले लूप ज्यादा लंबा होगा तो वो तो मध्यांश में ही रहेगा, इसलिए ऐसे नेफ्रॉन को हम बोलेंगे मध्यांशीय नेफ्रॉन। और यदि हेनले लूप बिल्कुल छोटा होगा तो वो ऊपर ही रहेगा, समीपस्थ नलिका के पास में ही। तो ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? वल्कुटीय नेफ्रॉन या कॉर्टेक्स नेफ्रॉन। तो यहाँ तक हमने हेनले लूप के कुछ भाग देख लिए। हेनले लूप के ये पॉइंट लिख लीजिए आप। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है तथा आरोही भुजा
जल के लिए अपारगम्य होती है। ये होगी जल के लिए पारगम्य और ये होगी जल के लिए अपारगम्य। तो ये आपके हेनले के लूप की स्ट्रक्चर है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, फिर हम देखते हैं दूरस्थ नलिका के कार्य।
तो हेनले लूप के एक दो परिभाषा लिख लीजिए आप। वे नेफ्रॉन जिनमें हेनले लूप छोटे होते हैं वल्कुटीय नेफ्रॉन कहलाते हैं। वल्कुटीय नेफ्रॉन कहलाते हैं। यानी जिन नेफ्रॉन के हेनले लूप छोटे होंगे वो समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका के साथ ही ऊपर वल्कुट वाले भाग में ही रहेंगे, तो ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? वल्कुटीय नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना, वे नेफ्रॉन जिनमें हेनले लूप लंबे होते हैं उन्हें मध्यांशी नेफ्रॉन कहते हैं। यानी जिनमें हेनले लूप लंबे होंगे वो तो मध्यांश के अंदर रहेंगे, तो उनको बोला जाता है मध्यांशी नेफ्रॉन, और जिनके अंदर हेनले लूप छोटे रहेंगे वो वल्कुटीय क्षेत्र में रहेंगे, उनको बोला जाएगा वल्कुटीय नेफ्रॉन। दोनों परिभाषा नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं दूरस्थ नलिका के कार्य। तो ये हमने हेनले लूप का देखा। अब हम देखते हैं दूरस्थ नलिका के कार्य। ये संरचना क्या कहलाती है? दूरस्थ नलिका कहलाती है। तो देखिए, इस भाग के द्वारा कुछ सोडियम और क्लोराइड आयनों का है वो पुनरावशोषण किया जाता है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का है वो पुनरावशोषण किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो दूरस्थ नलिका है इसमें एक यहाँ पर हार्मोन बैठा रहता है जिसको बोला जाता है एडीएच, या इसको बोला जाता है वेसोप्रेसिन। देखिए ये हार्मोन है वो हमारी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और काम कहाँ पर आकर करता है? नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका पर काम करता है। और ये क्या काम करता है? ये बैठे बैठे देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरीर में पानी की कमी है और यूरिन के साथ है वो पानी ज़्यादा जा रहा है। अगर ऐसा है तो वो ये क्या करेगा? यहाँ से पानी को वापस खींच लेगा। ठीक है, और यदि इसने देखा कि शरीर में भी पानी नॉर्मल है, मूत्र के अंदर भी नॉर्मल है, तो ये पानी को खींचने का काम नहीं करता है, तो ये सक्रिय अवशोषण करता है। यानी जब आवश्यकता होगी, शरीर में पानी की कमी होगी और मूत्र में पानी ज़्यादा जा रहा होगा, तो ये ऊर्जा का उपयोग करेगा और यहाँ से पानी का है वो पुनरावशोषण कर लेगा, जिससे शरीर में पानी की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन का निर्माण या स्राव तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, और ये इसका निर्माण देखिए होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा,
इसका स्राव होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और ये काम कहाँ पर आकर करता है, काम करता है किडनी में आकर, इसकी दूरस्थ नलिका पर डीसीटी पर काम करता है। और क्या काम करता है, शरीर के अंदर जल और लवणों का संतुलन बनाए रखता है, आयनी परासरण को बनाए रखता है। यानी शरीर में पानी की कमी है तो ये दूरस्थ नलिका से सक्रिय विधि द्वारा पानी को वापस खींच लेता है। ठीक है, तो दो दो पॉइंट ध्यान रखना आपको दूरस्थ नलिका के। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो इस भाग के अंदर कुछ क्लोराइड और सोडियम आयन का पुनरावशोषण होता है, कुछ 15 से 20% जल का भी पुनरावशोषण होता है, और उसके अलावा यहाँ पर पाया जाने वाला एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन है, वो शरीर में परासरणी नियमितता को बनाए रखने के लिए कुछ पानी का पुनरावशोषण करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, इस भाग में Na+ यानी सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड तथा 15 से 20% जल का पुनरावशोषण होता है। इस भाग में दूरस्थ नलिका में एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, या वेसोप्रेसिन हार्मोन उपस्थित रहता है, जो शरीर में परासरणी नियमन करने के लिए दूरस्थ नलिका वाले क्षेत्र में जल का पुनरावशोषण करता है। दूरस्थ नलिका में एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन स्थित रहता है, जो शरीर में परासरणी नियमन करने के लिए क्या करेगा, दूरस्थ नलिका वाले क्षेत्र में जल का पुनरावशोषण करता है। आया पॉइंट समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं संग्राहक नलिका।
तो इसके बाद हम देखते हैं संग्राहक नलिका। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन के लास्ट वाला ये जो भाग है ये क्या कहलाती है? संग्राहक नलिका कहलाती है। इसके अंदर ज्यादा कुछ पुनरावशोषण नहीं होता है, थोड़े बहुत पानी की मात्रा का पुनरावशोषण होता है कि अगर मूत्र के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा जा रही है तो थोड़े से पानी का है वो यहाँ पर पुनरावशोषण कर लिया जाता है। उसके अलावा ये जो संग्राहक नलिका है यहाँ से कुछ यूरिया को भी वापस निकालती है और अंतराकाशी तरल की परासरणी सांद्रता को बढ़ा देती है। ठीक है, तो देखिए संग्राहक नलिका में इस भाग में जल की कुछ मात्रा का पुनरावशोषण होता है। यह भाग मूत्र में से कुछ यूरिया की मात्रा निकालकर अंतराकाश में डाल देता है, जिसके कारण परासरणी नियमन बनता है। यानी परासरणी नियमन को बनाने के लिए जो संग्राहक नलिका होती है वो थोड़ी सी यूरिया को वापस निकालेगी और इस अंतराकाश के अंदर डाल देगी। तो ये आपके मुख्य रूप से भाग हमने देख लिए स्टूडेंट्स। उत्सर्जन तंत्र के जो वृक्क थी, 2 वृक्क थे, उससे मूत्र वाहिनियां निकल रही थी, मूत्राशय से निकल रहा था और मूत्र मार्ग। अब क्या होगा, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन ने ये सब कार्य किया। ये नेफ्रॉन का अंतिम भाग है संग्राहक नलिका। इसमें से जो अंतिम भाग जो द्रव निकलेगा वो क्या होगा, मूत्र होगा। और इस मूत्र को किडनी में से मूत्र वाहिकाएं ले जाकर किस में डाल देगी, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में डाल दिया जाएगा और वहां से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये सब प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कुछ रोगों के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ रोगों के बारे में। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग। सबसे पहला है यूरेमिया। एक रोग होता है गठिया या गाउट। एक होता है पथरी।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यूरेमिया के अंदर क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारा जो मूत्र उत्सर्जित होता है प्रतिदिन 1.5 लीटर मात्रा होती है इसकी प्रतिदिन की, और इसमें यूरिया की मात्रा होती है 25 से 30 ग्राम। अब यदि इतना यूरिया हमारे शरीर में से नहीं निकल पाता है, कम निकल पाता है, तो शरीर के अंदर अगर ज़्यादा यूरिया निकल रह जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा रोग है आपके गठिया या गाउट। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जीवों के अंदर 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब हमारे मूत्र में मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो वो यूरिक अम्ल मूत्र के साथ शरीर से निकल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो यूरिक अम्ल मूत्र के द्वारा शरीर से निकल नहीं पाता है और हमारे शरीर के जॉइंट्स के अंदर जमा होने लगता है। उस रोग को क्या बोला जाता है, गठिया या गाउट रोग कहा जाता है। और तीसरा रोग है आपके पथरी। पथरी आपको पता होगा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण है, वो शरीर के अंदर क्या बनती है, पथरी बनती है। ठीक है। तो ये 3 रोग है आपके। तो इस प्रकार ये 3 रोग हैं, इनको हम देखते हैं। तो देखिए यूरेमिया के अंदर आपको क्या रखना है कि यदि रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा 25 से 30 ग्राम से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। अगर प्रतिदिन हमारे मूत्र के साथ इतना अगर यूरिया निकलता रहता है तो हमारे शरीर में यूरिया का बैलेंस है वो कंट्रोल रहेगा। लेकिन यदि इतना यूरिया रक्त के साथ मूत्र के साथ शरीर से नहीं निकलेगा तो रक्त के अंदर यूरिया का स्तर है वो बढ़ने लगता है, और इस रोग को क्या बोला जाता है, यूरेमिया बोलना जाता है। यानी रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है, यूरेमिया। दूसरा है गठिया या गाउट, यानी यूरिक अम्ल का जोड़ों में जाकर जम जाना। यूरिक अम्ल का जोड़ों में जम जाना। और तीसरा है आपके पथरी। आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी के अंदर पथरी बनती है किन लवणों के कारण बनती है। तो हमारे वृक्क या किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण क्या बनती है, पथरी बनती है। तो इन 3 रोगों को नोट कीजिए, फिर कुछ और रोग देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो देखिए एक होता है हिमेटोयूरिया। हिमेटोहिम शब्द किसके लिए आता है, हीमोग्लोबिन के कारण आता है। तो यदि मूत्र के साथ आरबीसी निकलने लगे यानी रक्त आने लगे मूत्र के साथ तो उसको क्या बोला जाता है, हिमेटोयूरिया। यानी रक्त के साथ मूत्र के साथ आरबीसी का उत्सर्जन,
यदि मूत्र के साथ रक्त निकलने लगे, आरबीसी निकलने लगे, तो मूत्र का रंग है वो लाल हो जाता है और इसको क्या बोला जाता है? हीमेटोयूरिया। कीटोन यूरिया एक अम्ल होता है, एसिटो एसिटिक अम्ल, जिसको कीटोन बॉडीज बोला जाता है। तो वो कीटोन का अगर मूत्र के साथ निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है? कीटोन यूरिया। यानी कीटोन बॉडी की मूत्र में उपस्थिति। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसूरिया, आपने नाम सुना होगा, डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह रोग या शुगर रोग, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है पर्याप्त, और जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो इंसुलिन कोशिकाओं में नहीं जा पाता है, वो रक्त के अंदर ही बढ़ता जाता है, और रक्त के अंदर जब ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाएगा, यानी इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ग्लूकोज को कोशिका के अंदर भेजना। अंदर क्यों भेजना? क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है जो ग्लूकोज में से एनर्जी निकालेगा। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं जा पाएगा। अब वो ग्लूकोज रक्त के अंदर उसका स्तर है वो बढ़ जाएगा, और रक्त के अंदर बढ़ जाएगा मतलब रक्त छन रहा है किसके अंदर? किडनी के अंदर। तो वो मूत्र के साथ चला जाएगा ग्लूकोज, और ज्यादा मात्रा में वो ग्लूकोज है, शर्करा है, शुगर है, मूत्र के साथ निकलती रहती है। इसको बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया या मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलाइटस। आपको पता होगा अगर किसी के शुगर का टेस्ट करते हैं तो मूत्र यूरिन का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर यूरिन के अंदर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ रहा है, शर्करा आ रही है, मतलब उस व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, तो मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लूकोज या हम बोल सकते हैं शर्करा, शर्करा की उपस्थिति, और इसके और क्या नाम है? इसको बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। या इसको बोला जाता है शुगर। ठीक है, तो ये रोग भी आपके किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपके उत्सर्जन तंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।